फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ जयति मिश्रा। फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की कोशिश हमेशा ये रहती है कि मनोरंजन के जरिए भी उन विषयों को उठाया जाए, उन प्रश्नों को उठाया जाए जो आपके मन में होते हैं। लेकिन एस्ट्रो सागा के साथ हमारी ये कोशिश आप तक भलीभांति पहुंच भी रही है, क्योंकि लगातार हर एक एपिसोड में एक नए विषय के साथ, एक नई शख्सियत के साथ हम जुड़ते हैं। एस्ट्रो सागा के बारे में अगर आपको जानकारी दी तो बड़े ही लोकप्रिय अंदाज में पॉपुलर तो लोगों के बीच में हो ही रहा है, लेकिन जो मोटिव है हर घर एस्ट्रोलॉजर, कोशिश यही है कि समस्याओं को तो सुलझाएं, आपके साथ बातचीत भी हो। जो आपकी समस्याएं हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई, या फिर आपके मन में कोई सवाल है, घर से जुड़ा कोई प्रश्न है, करियर की चिंता है, या फिर पर्सनल लाइफ का कोई टेंशन, लेकिन साथ ही साथ अगर आप रुचि रखते हैं ज्योतिष को समझने के लिए, ज्योतिष को जानने के लिए और ज्योतिष को और ज्यादा अपने जीवन में उतारने के लिए, तो यहाँ पर हम टीचिंग्स भी प्रोवाइड करवाते हैं एस्ट्रो सागा के माध्यम से। एस्ट्रो सागा की कोशिश यही है कि परेशानियों से घबराए नहीं, बल्कि परेशानियों को समझकर समस्याओं के समाधान की कोशिश खुद अपने घर से ही करें, और इसीलिए परिकल्पना एस्ट्रो सागा की है हर घर एस्ट्रोलॉजर। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत आज मौजूद है। आपको उनसे रूबरू करवाऊं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा जानकारी उनके बारे में देना चाहूंगी। हमारे साथ में आज जो शख्सियत मौजूद है, ये ग्रहों की चाल के हिसाब से आपके भविष्य और आपके भूतकाल के साथ आपके वर्तमान को भी अच्छे से पकड़ने की, अच्छे से समझने की शक्ति रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सोनी जी की। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक जी, हम बात जिस तरह से कर रहे थे और सुना भी आपके बारे में है कि आप तारों को देखकर, सितारों को देखकर इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये अच्छे से जान लेते हैं। तो तारों के साथ जो आपका कनेक्शन है ये कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए दर्शकों। देखिए, मैं इस लाइन में 24 साल से हूँ जी। शुरुआत से मेरी हॉबी रही है, मेरा पैशन रहा है। एस्ट्रोलॉजी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ते चला गया। हम लोगों ने काफ़ी डीप स्टडी की और लगातार प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ों के अंदर हम आ गए। तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और रुचि के वजह से उसमें नए नए अपडेट्स हमने किए, रिसर्च हमने किया, और पुराना जो टेक्स्ट था, पुरानी जो चीज़ें थी, उसको भी ध्यान में रखते हुए नए अपडेट्स के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। अभिषेक जी, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत ज़्यादा रुचि है इस विषय में, और हमेशा मैं कहती हूँ कि एक सागर की भांति है जिसमें जितना भी आप गोते लगा लो लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। आपने कोशिश की सितारों की चाल के माध्यम से, ग्रह नक्षत्र गोचर के माध्यम से लोगों तक उन जानकारियों को पहुंचाने की जो कि अनछुई रह जाती है। तो ये जो सोच थी, इतने सारे विषयों में से इस विषय पर, हालांकि सब पर आपकी पकड़ होगी हम श्योर, लेकिन खासतौर पर ग्रहों और नक्षत्रों को समझने के लिए कितना समय लगा, पहले तो वो बताइए, और इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ वो बताइए। देखिए, समय की बात अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी डीप साइंस है और डे बाय डे इसे लर्निंग फेज ही कहा जाएगा। जितने ज़्यादा आप लोगों से मिलते हैं, जितनी जन्म कुंडलियाँ आप देखते हैं, जितने नए नए मामले आपके पास आते हैं, तो नए नए अपडेट्स आपके पास आते हैं, तो इसको मैं लर्निंग फेज ही कहूँगा। अभी भी आपका लर्निंग फेज रोज अपडेट हो रहे हैं, आप रोज नई चीज़ें आ रही है। दूसरा रुझान तो ऐसा था कि बहुत इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में, रहस्यमय चीज़ें क्यों होती है, कैसे होता है, कैसे हमारे साथ ये प्रभाव होता है। कोई भी व्यक्ति के साथ जीवन में उतार चढ़ाव होता है, कभी कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ में आ जाता है, कभी कोई बहुत ऊंचाइयां हासिल कर लेता है। तो इन सब रहस्यमय चीज़ों की एक प्रवृत्ति और रुचि होती है। तो उन सब रहस्यमय चीज़ों का रहस्य आप जानने निकले हैं। सफ़र पर कितना दूर तक पहुँच गए अभिषेक जी? काफ़ी सारी चीज़ें हो गई और काफ़ी सारी बाकी भी हैं। मैं ऐसे लर्निंग फेज ही देखता हूँ हमेशा, और टेक्नोलॉजी को बहुत ध्यान में रख के हमने नए नए अपडेट किया है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं 2024 में हम लोग हैं, टेक्नोलॉजी का युग है, पूरा AI चल रहा है, चैट GPT आ चुका है। तो क्यों एस्ट्रोलॉजी के पुराने पैरामीटर्स हम लेके चले। तो जो पुरानी जो कुंडलियां बनती थी, जो पिंक कलर की कुंडलियां, आई एम श्योर बहुत सारे दर्शकों को याद होगी, उसको अब अपडेट कर दिया गया है। वो पहले कंप्यूटर भी आ गई थी, और अब उसके बाद में आप बताएंगे। पहले रोल बनता था, इतना बड़ा खुलता था, रोल बनता था, फिर पेपर पे बनता था, फिर कंप्यूटर प्रिंट आउट आए, हाँ, अब ऐप पे बन रही है। तो कुंडली तो सेम है, कुंडली में कोई बदलाव नहीं है। आपका रीडर कैसा है, वो कितना नॉलेज रखता है और आपको उससे क्या डिकोड करके बता सकता है, क्या क्या रीडर को फिजिबल है उस हिसाब से उसके क्या सवाल है। लेकिन 50 साल पहले कुछ अलग सवाल थे, 30 साल पहले कुछ अलग सवाल है, और आज कुछ अलग सवाल है। सारे सवाल जो बदले हैं वो मैं जानूंगी आपसे आज के वो बदले हैं टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ और हमारी जरूरतों के साथ। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं हम बातों की और प्रश्नों की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए, ग्रहों की ही, सितारों की ही। ग्रह और सितारे नीचे से देखकर आसमान के ऊपर तो दिखते हैं चमकते हुए छोटे छोटे बल्ब जैसे, लेकिन वाकई में अगर रहस्य जानने निकले तो कितना प्रभाव इनका होता है,
और प्रभाव का कारण क्या होता है, ये एक बार दर्शकों को समझाइए। इसमें कई प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो एस्ट्रोलॉजी को कम मानती है, जिनका रुझान इसमें कम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 30% जो मीडियम होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। अब सितारे तो आसमान में घूम रहे हैं और रोज अपने गति से अलग अलग राशि नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उससे हमारे लाइफ में क्या प्रभाव हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या ऊपर नीचे हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर हमें आज डिस्कशन करना है। अगर आपका समय खराब चल रहा है तो सबसे पहले आपका ये मन में सवाल आता है कि ये कब खत्म होगा। तो इसकी एक स्टार्टिंग डेट है तो एक एंडिंग डेट भी है। कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं होती है। हर सुबह, हर शाम हर चीज़ का एक वक्त है, बुरे समय का भी वक्त तय है। तो वो कब एंड होगा, ये सबसे पहली क्यूरियोसिटी उस व्यक्ति के साथ आती है जिसके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। वो देखता है कि जल्दी से जल्दी एंड हो जाए। तो जो गोचर है, आज जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही रेयर है, एक्सक्लूसिव है, ग्रह गोचर। इसमें ट्रांजिट आपकी काफ़ी मदद करता है कि कौन से राशि के कौन से नक्षत्र में किस डिग्री पे वो प्लैनेट अभी है। उससे आपको ये अंदाज लग जाता है कि हमारे साथ प्लस हो रहा है या माइनस। उस गणित से आप पता लगा पाते हैं। कुंडली बनाना, चेक करना, होरोस्कोप सेम होता है। बदलती आपकी दशाएं, अंतरदशाएं और प्रत्यंतर दशाएं। अगर हम दशा की बात करें तो हम सूक्ष्म दशा तक जाते हैं और साथ में ट्रांजिट को मैप करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का 1 जून से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो 24 जून को ख़त्म हो रहा है। तो वो व्यक्ति अगर 15 जून को आपके सामने बैठा तो उसको आपको ये बताना कि 24 से स्थितियाँ विपरीत हो रही है, पलट रही है, रिकवरी मोड चालू हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल सब्जेक्ट है और काफ़ी कम वीडियोज़ इसके ऊपर बने ट्रांजिट प्लस सूक्ष्म दशा की मैपिंग के ऊपर। इसलिए आज हमने ऑडियंस के लिए एक बहुत एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट, बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्मल चीज़ों को लेकर के तो बात करते हैं हम, हस्तरेखा हो गई और बाकी सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होती है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभिषेक जी, मेरी जानने में रुचि ये भी रहेगी क्योंकि सितारों की जब हम बात करते हैं तो बहुत डीप हो जाता है, कई बार समझ से भी दूर हो जाता है। गोचर वाकई में क्या होता है? जो राशि का परिवर्तन होता है ग्रहों का, क्या उसी को गोचर कहा जाता है? गोचर को ग्रहों का घूमना, इंग्लिश में से ट्रांजिट बोलते हैं। प्लैनेट्स मोशन में होते हैं। रोज सुबेरे आप देखेंगे चंद्रमा अपनी राशि बदलता है, अपना नक्षत्र बदलता है। पूरे महीने में वो 12 राशियों का चक्कर लगा के आ जाता है। वैसे ही मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और हर ग्रह अपनी अपनी राशि में भ्रमण करता है। राहु और केतु उल्टे घूमते हैं, बाकी सब ग्रह सीधे घूमते हैं। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह होता है चंद्रमा। उसके बाद बुध और शुक्र की लॉबी आती है, फिर मंगल और सूर्य की आती है। जैसे सूर्य 28-29 डेज में पूरा मोशन ले लेता है। अब इस ग्रह के मूवमेंट से आपको क्या फायदा है, क्योंकि आपकी जो बर्थ के समय कुंडली बनी थी वो तो सेम रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, पर ट्रांजिट रोज चेंज होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, कोई बिजनेसमैन है और उसे कोई टेंडर भरना है या उसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना, तो उस समय वो अपने बेहतर ट्रांजिट के हिसाब से करता है। दूसरी ओर अगर आपका ग्रह गोचर खराब है तो उस समय आप कोई बड़ा काम ना करो, इम्पोर्टेंट काम ना करो, ये चीज़ आप कर सकते हो। तीसरा, कई बार ये होता है कि आपका गोचर बहुत अच्छा है, मतलब ट्रांजिट में प्लैनेट बेहतरीन स्थिति में और आप घूमने चले गए, आपको पता ही नहीं है। और जब आप घूम के आ गए, जब तक ग्रह अपने खराब अष्टम भाव में जा चुका है, फिर आपका काम नहीं होगा। तो मैं इसे मैपिंग ऑफ प्लैनेट्स बोलता हूँ। आपका वे ऑफ वर्किंग और मोशन ऑफ प्लैनेट को अगर हम मैप कर दे, सिंक्रोनाइज कर दे, तो अच्छे समय को बेहतरीन तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और ख़राब समय में हम थोड़ी। तो आप ये कह रहे हैं कि जब समय खराब है तो आप घूमने चले जाइए और अपना दिमाग थोड़ा डाइवर्ट कर लीजिए। आप पेंडिंग काम कर लीजिए, घर के काम कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए। जब गोल्डन पीरियड आएगा तो आप उसको एनकैश कर लो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन बेनिफिट कैसे लिए जाएं? अभी देखिए, जब आपका समय, हर आदमी जानता नहीं है इस चीज को। नहीं, ये तो आपको उसको किसी से चर्चा करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। और अगर आपको पता है आपके 12 दिन अच्छे, तो क्यों ना उसका फायदा लिया जाए। समय तो कभी लौट के नहीं आएगा। तो उस चीज को, उस मोमेंट को अगर हम एनकैश कर ले तो हमारी जो रिजल्ट है 4x मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हम यहाँ कुंडली सुधारने की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ कुंडली रिपेयरिंग की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं देख रहे कौन सा ग्रह खराब है। हम बहुत सिंपल तरीके में जा रहे हैं कि जो ग्रह सबसे अच्छा है पहले उसका तो बेनिफिट आप ले लो। जिस फ्लो बह रहा है उसको आप समझ लो। अच्छा, ये क्या पॉसिबल है कि बहुत सारे जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, सितारों की बात कर रहे हैं, उनका प्रभाव इस तरह से भी हो कि एक ग्रह तो आपके विपरीत चल रहा है, दूसरा ग्रह आपके प्रोटेक्शन में खड़ा है, ऐसा भी पॉसिबल होता है? बिल्कुल पॉसिबल। अब मैं आपको इसमें उदाहरण देके समझाऊंगा। आपके जन्म कुंडली में मान लीजिए वीनस शुक्र बहुत अच्छा है और तुला राशि में बैठा है और आसमान का गोचर का शुक्र भी तुला में जा रहा है, तो वो 1 महीना तो आपके लिए हाई जोन हो गया। तो आपके जो भी 6-8 महीने के इंपॉर्टेंट काम है, आप कुछ करना चाहते तो आप उस 30 दिन में कर लो। और आप गौर करेंगे वो 30 दिन आपके एकदम हाई जोन रहेंगे, आपको बहुत फायदा होने लग जाएगा, अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। कई बार आदमी बोलता है मेरा तो वक्त चल रहा है, हर दूसरा फोन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। तो यहाँ हो गई फायदे की बात कि डबल हो गया वीनस मोशन में, ट्रांजिट में, आप उसका बेहतरीन फायदा ले लो। दूसरी बात हम करते हैं, हमारा मंगल नीच राशि में और अष्टम भाव में पूरा खराब है और आसमान में घूमने वाला मंगल भी कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। वो 30-35 दिन आपको ध्यान रखना है, आपको प्रिकॉशन लेना है। अगर कोई तकलीफें आ रही, कोई घटना हो रही है या कोई
स्टार्टिंग हो रही प्रॉब्लम की तो आप रूट लेवल पे उसको खत्म कर दो, नहीं तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो पहले एक छोटा रूप लेके आता है, बाद में विकराल रूप लेता है। तो जब आपको पता है तो अवेयरनेस से ही 50% आप बच जाते हो। फिर रेमेडीज उपाय सेकंड की बात है। तो मौसम विभाग आपको बता देता है कि बहुत बारिश आने वाली है, वैसे ही आपको ट्रांजिट ये बता सकता है कि प्लस है या माइनस है। बहुत अच्छा एग्जांपल। प्रिकॉशन आपको लेना है। बिल्कुल, पहले ही अगर आपके पास में अब जानकारी है कि ये होने वाला है तो आप तैयारी से रहोगे। तैयारी से रह लीजिए आप। तैयारी जीत की करना है या तकलीफों से निपटने की करना है। ये अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है अभिषेक जी? क्योंकि ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स तो एक दो हमारे दर्शकों के साथ। हमारे काफी सारे क्लाइंट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के। अभी किसी एक व्यक्ति का केस आया था, उनके बेटे एडमिट हो रहे थे और मंगल उनका कर्क राशि में 3 दिन पहले ट्रांजिट में एंट्री ले चुका था। तो हमारा और बाकी डॉक्टर्स का भी ओपिनियन रहा कि केस बहुत सीवियर जा सकता है, क्योंकि गोचर से, दशा से, हर प्रकार से व्यक्ति तकलीफ में आ गया था। तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, 30-35 दिन बहुत ख़राब गए। और इसको मैं 11th आवर का केस बोलूँगा। आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता कब है? जब सब पूरा मैटर हो जाता है, 11th आवर पे पहुँचता है। यही चीज़ 4 महीने पहले, 6 महीने पहले अगर उन्होंने प्रिकॉशन लिए रहते तो ये चीज़ें नहीं होती। तो अब कह रहे हैं कि जैसे रूटीन चेकअप आप डॉक्टर से लेते वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि आपको तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। आपको बताया जा रहा है, डेट तो सेम है, आपके गोचर के डेट को कोई 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं कर सकता। तो अब मान लीजिए खराब समय है तो आप पहले से अवेयरनेस लेके, प्रिकॉशन लेके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जीरो तो नहीं होगी, पर 10 से 15% पे लाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो होगी बिल्कुल। जिस इंसिडेंट्स का आप जिक्र करे थे, फिर उसमें आगे उसमें काफ़ी दिक्कतें हुई, एडमिट हो गए, पेशेंट आईसीयू में चला गया। बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बाद फिर वो नॉर्मल रूटीन में है और बाद में ठीक हो गए, एडमिट से बाहर हो गए। लेकिन समय कितना डेप्थ में निगेटिव जा रहा था इसका अंदाजा उससे लग जाता है ट्रांजिट से। दूसरी बात, अगर आपका समय खराब है, आप कोई बिजनेसमैन है, आप कोई नया वेंचर खोलना चाहते हो तो आप उस समय ना करें। लॉस हो सकता है, तकलीफें हो सकती है। इस तरह के क्लाइंट्स तो बहुत सारे हैं जी, ज्यादातर क्लाइंट्स हम देखते हैं। और ये चीज़ बहुत जरूरी भी मेरे ख्याल में, हम देखते हैं पॉलिटिशियंस को भी जब तो आपने देखा होगा कि फॉर्म भी फिलअप करना है तो 10 दिन में सबसे बेहतरीन दिन ही फॉर्म फिलअप। वो वेट करते हैं हम लोग, तो मीडिया वेट करती है कि इसमें मैं आपको एक बहुत नई चीज बताना चाहूंगा। एक जमाना था जब शादी मिलाने के लिए कुंडलियां देखी जाती थी, अब शादी एक तरफ रह गई, दूसरे 100 कामों के लिए कुंडली चेक होती है। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पहले सिर्फ कुंडली के लिए शादी बनती थी, आजकल टेंडर से लेकर के मीटिंग्स कब करना है, मिनिस्टरों से कब मिलना, उसके लिए भी कुंडली देखी जाती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिस मंतव्य के साथ कुंडली को इजाद किया गया था कि लड़के और लड़की, हाँ, वो एक तरफ रह गया। ग्रह को देख लेंगे आपस में कितने गुण मिलते हैं, वो तो साइड हो गया है, क्योंकि अब दिखते नहीं है। दूसरा, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मेरा अप कब है और मेरा डाउन कब है। अगर मेरा अप है, अच्छा समय, तो क्यों ना एनकेश किया जाए। और हम लोग भी उसे वही गाइड करते हैं कि अगर आपका मान लो 40 दिन अच्छा है तो आप अपने पूरे अच्छे काम उसमें। अच्छा, इस चीज को आप महत्वाकांक्षा कहेंगे कि अवेयरनेस कहेंगे? 50% अवेयरनेस, 50% महत्वाकांक्षा। क्योंकि जो लोग एम्बिशियस है ही नहीं, वो ना सितारे देखेंगे ना उनकी चाल को समझेंगे, उनको तो टीवी देखना दिन भर, नेटफ्लिक्स, वो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, बेनिफिट्स की हम बात करते हैं तो ग्रहों के फायदे को किस तरह से अपने जीवन में लाया जाए, कुछ ऐसे उपाय आप बताइए दर्शकों को। देखिए, 9 ग्रह हैं, 12 राशि है, 27 नक्षत्र है। व्यक्ति इसी उलझन में रहता है कि मेरा ग्रह खराब कौन सा है, अच्छा कौन सा, और मैं इसकी रिपेयरिंग क्यों करूं। मैं उन्हें ये गाइडेंस देना चाहता हूं कि जो पहले अच्छा है उसको तो पकड़ लो। मान लो हर व्यक्ति के कुंडली में 2-3 अच्छे, 2-3 मीडियम में, 2-3 खराब, एक एवरेज में। तो जो 3 ग्रह अच्छे उसका आप क्या कर रहे हो? जो खराब है उसके पीछे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, और बाद में वो ग्रह रिपेयर होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, और जीरो पे आएगा वो माइनस से, पॉजिटिव तो कभी नहीं होगा। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें, जो बहुत अच्छे ग्रह हैं, मान लीजिए आपका राहु ग्रह बहुत अच्छा और आप गुरु को ठीक करने में लगे हैं, अगर आप राहु का ही काम कर लेंगे तो आपकी स्पीड 4x 5x हो जाएगी, आपको फुर्सत ही नहीं रहेगी। तो जैसे आपको लैंड सॉइल डिपार्टमेंट होता है, वो ये बता देता है इस ज़मीन में क्या उगेगा मौसम के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, वैसे ही आपकी होरोस्कोप आपको ये बता सकती है कि आप किसके लिए बने हो। कोई बहुत अच्छा बात करता है, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा, बुद्ध अच्छा, उसने प्रवक्ता बनना चाहिए मीडिया में जाके। और एक कोई शाय पर्सन है जिसको बोलना नहीं आता, क्या आप उसको प्रवक्ता बनाइए? कभी नहीं। तो आप अपने बेहतरीन प्लैनेट को जानिए और उससे नियर बाय रिलेटेड काम करिए, तो आपका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके रिजल्ट्स। अच्छा, बेहतरीन प्लैनेट को कैसे जाना जाए, कौन सा? वो तो आपकी कुंडली बनने के बाद, रीडिंग करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आपकी सोच क्या है, आपका काम क्या है और आपके स्टार्स क्या बोल रहे हैं। कुछ एक एग्जांपल्स अगर किसी, जैसे किसी ग्रह का राहु बहुत अच्छा है 10th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति पॉलिटिकल सर्कल में जा सकता है, पॉलिटिक्स में जा सकता है, वकील बन सकता है, आप IT में जा सकता है, AI में जा सकता है। ये करियर ऑप्शन हो गए। उसी को मैं बिजनेस से उसकी जो दिनचर्या है उस पर क्या ग्रहों का प्रभाव? उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे व्यक्ति ने शाम का काम करना चाहिए, जो काम 6 बजे से रात को 12 बजे तक चलते हैं। ऐसे व्यक्ति को दिन में कुछ नहीं मिलता है, इनकी मॉर्निंग लेट होती है और इनके सेकंड हाफ से काम चालू होते हैं। अब आप नेचर के विरोध में जाएंगे, ग्रहों के विरोध में जाएंगे और आप बोलेंगे मैं सुबह 6 बजे उठ के ये काम करूंगा, तो आपके जो रिजल्ट है 20% बिलो हो जाएंगे। आपको पहले ये समझना है फ्लो कहाँ जा रहा है।
व्यक्ति की कुंडली क्या बोल रही है, उसका डायरेक्शन क्या है। आप कई लोग जो अपने मन से करते हैं कुछ भी कर सकते हैं, कई लोग प्लान करके करते हैं कि हमें ऐसा करना है। अच्छा अभिषेक जी, एक बहुत कॉमन समस्या आजकल हो गई अवसाद की और डिप्रेशन की। लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और गुस्सैल हो जाते हैं, कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो इसके लिए कौन सा ग्रह? इसके लिए तो सबसे एक ही ग्रह इंपॉर्टेंट है, वो है मून, चंद्रमा। ये हमारे मन का कारक होता है, इमोशंस का मालिक होता है। और जब आदमी का चंद्रमा 6वें घर में होता है, 8वें घर में होता है या 12वें घर में होता है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मूड स्विंग होना, मूड अप एंड डाउन होना, और कई बार खुश हो जाना और कई बार नाराज़ हो जाना, उसकी ये हो जाता है नेचर। और ऐसे लोगों ने बिल्कुल भी मोती नहीं पहनना चाहिए। आपको बता दूं, एक भ्रम है दुनिया भर का। मेरा सवाल अगला आपसे वही था, क्योंकि कई बार हम जाते हैं और मंदिरों के बाहर या फिर किसी धार्मिक स्थान पर लोग होते हैं, वो किसी भी तरह से कोई भी पत्थर पहना के, और कई ये बहुत गलत बात है। आप पत्थर पहनिए, जेमस्टोन पहनिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन क्या पहनना है और कब पहनना है, ये सबसे बड़ी बात है। और कब तक पहनना है। अगर आपका चंद्रमा अष्टम भाव में और आप ये सोच रहे कि मेरा गुस्सा शांत हो जाए, तो आप 200% गलत है। अष्टम भाव का मोती और आपको डिप्रेस बना देगा। अच्छा, इससे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। परिवार में एक सदस्य को बताया गया कि आपका चंद्रमा जिस तरह से आप कह रहे हैं वो अष्टम भाव में है, आप पे क्रोध, आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो मोती पहना है। और नतीजा ये हुआ कि जब गुस्सा आता था तो उसी हाथ से वो मारते थे। तो अगर गुस्सा तो कम हुआ नहीं। कोई चीज नहीं सूट होती है तो आपको ट्रायल भी तो करना है कि पहनने के बाद क्या हुआ, 10 दिन हो गए, 8 दिन। अच्छा, ये चीज कैसे समझी जाए, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ ये चीजें होती है, पत्थर हो गए, स्टोन्स। देखिए बहुत हो गए। एक तो आप ज्यादा जेमस्टोन्स में ना जाइए, जो बहुत जरूरी उसको पहनो। मैंने आपको अभी बताया था, रेमेडीज करना, रिपेयरिंग करना तो सेकंड पार्ट है। पहले जो ऑलरेडी ग्रह आपका अच्छा है उसको तो आप यूटिलाइज कर लो। मान लो किसी का बुध बहुत अच्छा है, वो फाइनेंस के फील्ड में जा सकता है, सीए बन सकता है, सीएस बन सकता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेंचर कैपिटल, कहीं पे भी जा सकता है, बोलने में, कम्युनिकेशन में, रेडियो जॉकी में। अब वो काम छोड़ के अगर वो अपने सबसे खराब ग्रह का काम करता है, मान लीजिए उसका गुरु नीच का है और वो बोलता है मैं टीचर बनूंगा, मैं कोचिंग क्लासेस लूंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी वो 10% पे आ जाएगा। तो 90% का काम छोड़ के आप 10% पे आ रहे हो, फिर आपका सक्सेस रेट कम हो रहा है, फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। फिर कई लोग आपने देखा करियर बदलते 10-15 साल बाद, बने थे कुछ और, कर रहे कुछ और, हो रहा कुछ और है। ये सब समस्याएं आती है। तो जो बेस्ट प्लानेट आपका नंबर 1 जो आपके नियर बाय, नंबर 2 भी आप ले सकते हैं, नंबर 3 भी। कभी ऐसा पैरामीटर नहीं कि आपको यही करना है, होरोस्कोप में भी चॉइस होती है, आपको जो अच्छा लगता है, पर अपने हाईएस्ट ग्रह का काम करिए तो आपको बहुत ऐसा पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति की दशा ऐसी चल रही हो कि सारे ही ग्रह एक समय पर उसके विपरीत हो जाए और समझ ना आए, फिर ऐसी स्थिति में उसे क्या करना? ऐसा होता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी को राहु की महादशा लगी, राहु 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठे हैं और महादशा में उसको काफ़ी नुकसान चालू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। यहाँ अवेयरनेस की बात होती है, अगर वो पहले से ही राहु के उपाय कर ले। अच्छा अभिषेक जी, हम बात जब करते हैं ट्रांजिट की, गोचर की, इससे और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि हम बात करते हैं, हम वो देख लेते हैं हॉरोस्कोप भी, उसमें लिखा होता है आप ये गोचर है, ये काल है, ये राहु काल है, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन वाकई में परिवर्तन किस तरह से पड़ता है इंसान की ज़िंदगी पर ग्रहों का, गोचर का भी? इसमें ऐसा होता है कि पहले आपको अपनी कुंडली बनाना है, होरोस्कोप, वो रीड होगी। उसके बाद कौन सा ग्रह अच्छा है, मीडियम है, डाउन है, वो बात आएगी। फिर आएगी महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा और सूक्ष्म दशा। उसके बाद उस व्यक्ति के साथ करंट में क्या चल रहा है। जैसे कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका एक सवाल होता है कि मैं जॉब चेंज कर लूँ क्या, मैं राजनीतिक पार्टी बदल लूँ क्या, मेरा बिजनेस में टेंडर है, या मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ। उसको गोचर से मैप किया जाता है। मान लीजिए उसके 11th हाउस में बहुत अच्छा प्लानेट ट्रांजिट कर रहा है, गुरु जा रहा है 1 साल के लिए, तो वो उसके लिए बेहतरीन एक्सपांशन का समय होगा। उसी समय उसके राहु अष्टम भाव में एंट्री कर रहे हैं और उसी समय उसको एक आइडिया, ऑफर और अपॉर्चुनिटी आती है, तो ये उसके लिए सबसे खराब समय माना जाएगा। इस डिसीजन को लेकर के आपको अपना निर्णय लेना है। अब जो एस्ट्रोलॉजर है, जो इस सब्जेक्ट में जानकार है, वो आपको गाइडेंस देंगे, अमल करना तो आपके ऊपर है। आप बोलेंगे नहीं मैं बिल्डर हूँ, मैं 2 बिल्डिंग बनाऊंगा अष्टम के राहु में, तो फिर रिजल्ट्स भी आपको ही मिलेंगे। तो जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ब्याज लग रहा है, इन्वेस्टमेंट लग गई, हमें लॉसेस बुक नहीं करना है, तो वो प्लान करके करते हैं, 6 महीने बाद लॉन्च कर देंगे। कुछ कोई ना कोई तरीका होता है। 100% हर चीज़ का अल्टरनेटिव, हर चीज़ का तरीका, बस मानने की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर, उसका कोई उपाय नहीं। अच्छा ये बताइए, गोचर ग्रह का तो जिक्र हमने कर लिया, अब इसके फायदे और नुकसान, अगर इन्हें समझने की कोशिश की जाए कि फायदे किस तरह से, किस हद तक हो सकते हैं और नुकसान कहाँ से किस हद तक हो सकते हैं, इसको मैपिंग करते हैं। गोचर तो हमारा एक वैल्यू एडेड सर्विस में आता है। सेकंड होता है कि मोशन ऑफ प्लैनेट क्या बोल रहा है। मेन तो होती है आपकी जन्म कुंडली। उसमें देखा जाता है कि अभी दशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है और आप अभी क्या कर रहे हो। अभी आपने बोला हमारा ये प्रोजेक्ट और ये अगस्त में चालू होगा, तो आपकी दशा, अंतरदशा प्लस आपका गोचर अगर परमिट कर रहा है पॉजिटिव ट्रेंड में कि अगले जून तक, अगले अगस्त तक, 1 साल का समय बहुत बेहतरीन है, तो आप उस बिजनेस में एंटर करके एक्सपांशन मोड पे जा सकते हैं। आप कोई भी नई चीज़ करते हैं तो आपको लोन भी लेना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, एक्सपांशन भी करना है।
तो अच्छा समय तो आप रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हो। अगर आपकी दशा भी खराब है, गोचर भी खराब है, अष्टम भाव, 12वें भाव, 6वें भाव में एंट्रीज हो रही है, तो वहाँ ये संदेश आ रहा है कि आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना, जो चल रहा है चलने दो। हाँ, आप तैयारी कर सकते हो जी। आपको अगर वो प्रोजेक्ट के पहले 5-6 महीने तैयारी करना तो वो समय तैयारी के लिए ठीक है, पर वो लॉन्चिंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए ठीक नहीं रहेगा, यहाँ बड़ा नुकसान बुक हो सकता है। अच्छा, पर्सनल जिंदगी में, पारिवारिक जिंदगी में पारिवारिक में मान लीजिए किसी का झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया है और उनका मंगल कर्क राशि में एंट्री कर रहा है, 30 डेज डाउन है। आप देखना ये इतने तीव्र हो जाते हैं, 30 दिन में ये लोग पूरे 10 साल का डिसीजन ले लेते हैं। तुरंत झगड़े हो जाते हैं, तुरंत वकील आ जाते हैं। बहुत ज्यादा ये तस्वीरें। तो हम उनको ये बोलते हैं कि 30 दिन आप शांत रहो, आप 35वें दिन से झगड़ा करना। वो 34वें दिन करता ही नहीं है, उसका ट्रांजिट आउट हो जाता है। जी। लेकिन ये इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि मैं तो बोलता झगड़ा करो पर आप 34वें दिन करो, ये जोन जान दो, उसके बाद वो करते ही नहीं। 34 दिन तक हिम्मत बांध के रखो। और 34 दिन एक बार आपका प्लैनेट उस राशि से निकल जाएगा तो आप खुद ही नहीं करोगे, और हमारे पास आने का तो सवाल ही नहीं होता। हमको पता ही आया ही अभी, क्योंकि आज प्रॉब्लम में तब तक सब कुछ खराब हो चुका होता है। अच्छा, फिर उस चीज से, उस सिचुएशन से कैसे? सबसे पहले तो थोड़ी आप काउंसलिंग ही करेंगे कि आप 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, अपन देखते हैं। क्योंकि वो ट्रांजिट इतनी ताकत लगा देता है विवाद बढ़ाने में कि व्यक्ति तुरंत आज के आज और शाम को ही निर्णय लेंगे। अभिषेक जी, ये चीज मुझे समझाइए, किसी एक इंसान की शादी दूसरे ऐसे इंसान से हो गई जिनके ग्रह आपस में बहुत क्लैश कर रहे हैं जी, और आपस में तो प्रेम बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रहों का क्लैश इतना ज्यादा है कि वो समझ भी नहीं पा रहे कि झगड़ा। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा ऑडियंस के लिए। इसमें ऐसा है कि पहले गुण मिलाए जाते थे, कुछ गुण मिल गए, कुछ चीजें मिल गई तो शादी हो जाती थी। अब समय के साथ हर चीज बदल गई है। पहले माँ पूछती थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर, अभी 200 नए सवाल आ गए वो छोड़ के। तो क्या सवाल? क्या अभी कुछ भी है ना, रेडियो जॉकी बनेगा क्या, वॉइस एंकर बनेगा, मीडिया में जाएगा, काफी सारे सवाल है। एआई आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, यूट्यूबर बनेगा क्या। पहले तो यूट्यूब ही नहीं था, तो यूट्यूबर कहाँ से बनता था। तो ये अच्छा प्रोफेशन है। टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गया। दूसरा, दो व्यक्तियों का नेचर मिलाया जाए, दोनों के होरोस्कोप मिलाया जाए और रिलेटेड प्लैनेट्स को मिलाया जाए। ग्रह मिलाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो चीजें 50 साल 100 साल पहले होती थी। गुण क्या होते हैं? गुण किसे कहते हैं? गुण एक पहले ज्यादा मिलाते थे कि किस टाइप का नेचर है, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावी होता है प्लैनेट। जैसे आप लड़की का वीनस अच्छा है और लड़के का भी वीनस अच्छा है, तो वहाँ दोनों की मैचिंग रहेगी। अगर एक का गुरु अच्छा और एक का शुक्र अच्छा, तो वैचारिक मतभेद होंगे, विपरीत स्वभाव हो जाएगा और दो आदमी एक साथ नहीं रह पाएंगे। दो टैलेंटेड है तो रह पाएंगे, दो स्लो रह पाएंगे, दो लेजी रह पाएंगे और दो एग्रेसिव रह पाएंगे। अलग अलग स्वभाव के नहीं रह पाएंगे। अलग स्वभाव के नहीं रहेंगे, फिर रोज प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप किसी का नेचर नहीं बदल सकते। और मान लीजिए मसलन शादी हो गई, अब फिर कंडीशन की बात है, आपको किसी से करना ही है तो फिर आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करें। आपको तो पता ही सामने वाले का नेचर ऐसा है। रिपेयरिंग ठीक है, उपाय ठीक है, लेकिन आपको बेसिक नेचर पता ही आदमी ऐसा ही। कोई फास्ट है तो फास्ट है, स्लो है तो स्लो है, फिर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। वहाँ चॉइस की बात आती है। बिल्कुल। हमारे पास कई बार ऐसे आते हैं लव मैरिज के किस्से, जिसमें बोलते हैं लड़की तो बहुत गुस्सैल है, बात बात पे झगड़ा करती है। तो मैं बोलता हूँ आपको पसंद है तो कर लो, फिर आपको वो भी उसका सहन करना पड़ेगा। सही बात है, हर चीज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अच्छा, ये बताइए अभिषेक जी, क्योंकि ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल में हर घर की कहानी आपने कह दी अपने, और लोग सुनेंगे तो समझेंगे कि 30 दिन 35 दिन आप मत लड़िए, 34वें दिन आप कह रहे हैं कि आप उसके बाद लड़िए और लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन किस तरह से ये आइडेंटिफाई किया जाए कि हमारा बेस्ट ग्रह कौन सा है? क्योंकि अगर वो पता होगा बिना किसी ज्यादा मशक्कत के, तो हम उसी को जब हम किसी की होरोस्कोप बनाते हैं, रीडिंग करते हैं और उस व्यक्ति से बात करते हैं, तो हमको उसमें समझ में आ जाता है कि इसका कौन सा ग्रह एक्टिव है। किस तरह से? मतलब जैसे मान लीजिए अभी आप मीडिया में हैं, तो आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए, बुध अच्छा होना चाहिए। आपका 10th हाउस में कौन है, आपके 3rd हाउस में कौन है, और उस ग्रह के एक्टिवेशन से आपका करियर किस दिशा में जा रहा है। अब आप वो दो चीज़ छोड़ के अगर तीसरे लाइन में जाएंगे, आप बोलेंगे मेरे को ट्यूशन्स लेना है, मेरे को कोचिंग क्लासेस करना है, और वहीं आपका गुरु नीच है, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप उस ग्रह से लड़ाई करने जा रहे हैं जो आपके कुंडली में अच्छा है ही नहीं। रिपेयरिंग करना, उपाय करना, पूजा करना सब सेकेंडरी है। पहले जो नंबर 1 पोजीशन पे दे रहा है रिजल्ट्स, उसको आप लीजिए, एनकैश करिए, वहाँ आपको ज़्यादा फायदा होगा। गलत ग्रह के साथ जाने में करियर, समय, पैसा तीनों का नुकसान होगा और समय कभी लौट के नहीं आएगा। सबसे मेरे ख्याल में सबसे ज्वलंत समस्या आजकल करियर और प्रोफेशन को, करियर, प्रोफेशन, और बाद में लव अफेयर्स और शादी, 2 सेगमेंट वो भी। ये लास्ट तक, और लास्ट में फिर बच्चों की परेशानियां, वो सब बाद में। अच्छा ठीक है, दिस इज लाइफ, सर्कल ऑफ लाइफ। बट अगर हम करियर और प्रोफेशन पर ही कॉन्सेंट्रेट करके अगला सवाल आपसे लें कि किस तरह से कोशिश की जा सकती है ग्रहों के माध्यम से अच्छा करिए, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें बता दी अभी, लेकिन फिर भी अगर इसको और ज़्यादा डिटेल में अगर देखिए, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले तो जॉब स्विच करता है, तब पूछता है कि क्या मेरा सही समय है, कहीं मैं जॉब छोड़ दूं, दूसरी जॉब में अप्लाई करूं, तो हम उसके स्टार्स देख के, ट्रांजिट देख के उसको गाइड करते हैं। कई बार व्यक्ति बोलता है कि यार मैं स्टार्टअप चालू करना चाहता हूँ, कोई वेंचर करना चाहता हूँ, और वो बोलता है मुझे होटल खोलना है, तो हम देखते हैं कि इसकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है,
शुक्र बेहतरीन है, खाने पीने का शौकीन व्यक्ति है, चंद्रमा अच्छा है, तो इसने फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, कैफ़े इसमें जाना चाहिए। अब आपका शुक्र ही खराब है और आप जा रहे हैं रेस्टोरेंट, लाउंज, होटल खोलने, तो वो आपको बैक फायर कर सकता है। आपका समय, पैसे, इन्वेस्टमेंट सब खराब हो सकता है। दूसरी ओर अगर आपका मंगल अच्छा है तो हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप केमिकल्स में जाओ, बैटरीज में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में जाओ, उस ग्रह से संबंधित डिपार्टमेंट में जाओ। हर ग्रह के 100 काम आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई लिमिटेशंस हैं। पहले आपकी पेरेंट कैटेगरी सेट हो जाएगी कि यार शुक्र अच्छा है तो लग्जरी डिपार्टमेंट में जाएगा, मंगल अच्छा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, बैटरी, एनर्जी इसमें जाएगा। फिर आपका बॉर्न एंड बॉटअप क्या, अपना नॉलेज क्या, आप कौन से सिटी में रहते हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या, इससे भी डिसाइड होता है। अच्छा, मेरा सवाल वही था, क्योंकि परिवार की जो हिस्ट्री रही है, फिर जैसे हमारे सामने कोई जायसवाल बैठे और उनका शुक्र अच्छा तो हम उनको लीकर का एग्जांपल देंगे। हमारे सामने कोई जैन बैठे तो हम उसको रेडीमेड गारमेंट्स का देंगे। हम 2 सेकंड में उसको पैरामीटर्स बदल जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति वो नहीं करेगा। मेट्रो वाला अलग काम करेगा, ग्रामीण भाग का अलग करेगा, टायर 2 सिटी का अलग करेगा। अच्छा, स्टूडेंट्स काफी सारे आते होंगे जी, क्या करना है? बच्चों को लेकर काफी कंफ्यूजन है करियर में। 4 बच्चे जो बोलते हैं वो 5वां बच्चा अपना करियर बनाने निकल जाता है, और माँ बाप के सामने ये बहुत बड़ी परेशानी है। 3 साल बाद बच्चा बोलता है मेरे को ये तो काम ही नहीं करना था, तो उसने बोला करके मैंने लिया। तो वहाँ पे समय जा रहा है, करियर का वो टर्निंग पॉइंट जा रहा है, लाइफ का वो गोल्डन पीरियड जा रहा है जो कभी लौट के नहीं आएगा। तो उसमें काउंसलिंग की जाती है, 2 से 3 बेस्ट प्लैनेट्स निकाले जाते हैं। उस बच्चे से बात करने के बाद ये पता चल जाता है इसका रुझान कहाँ है। थोड़े दिन पहले हमारे नागपुर के बहुत बड़े बिजनेस फैमिली की बेटी आई थी। बहुत बातें करने के बाद उसका जो रुझान था साइबर सिक्योरिटी में था, हैकिंग में था, एथिकल हैकिंग में था, और उसका पूरा रुझान AI में था, और उसका राहु लग्न में था। तो वो पूरा मैच हो रहा था। तो उनके मदर फादर को कन्विंस किया गया कि आप इसको कोई भी IT के सेक्टर में डाल दो, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी है, प्लैनेट भी सपोर्ट कर रहा है, आने वाली महादशा भी राहु की है। अब अगर आप विपरीत जबरदस्ती कोई भी उसको कोर्स करा देंगे, चाहे इंटीरियर हो, चाहे CA हो, चाहे डॉक्टर को, तो बाद में वो या तो कर नहीं पाएगी, कर लेगी तो उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो वो चाहती लाइफ में। तो लो प्रोफाइल ग्रह के साथ ना जाते हुए आप हाई प्रोफाइल ग्रह में जाओ। 20% की जगह 80% की फ्रीक्वेंसी, और फिर भगवान पर विश्वास के साथ में कॉम्बो बन जाता है। वो तो है ही, काम भी आपको करना, इनपुट भी आपको देना, पर कब, कहाँ, कैसे, सिर्फ ये आपको एस्ट्रोलॉजी बताएगी। आपका अच्छा ग्रह अच्छा ही रहेगा, उसको पकड़ के आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, एक टर्म है इसमें पढ़ रही थी, अस्त ग्रह। अस्त ग्रह किसे कहते हैं और क्या? अस्त ग्रह एक सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत डीप है। इसमें अस्त ग्रह का मतलब ये होता है कि जब 2 ग्रहों के बीच में ट्रांजिट में कोई ग्रह आ जाता है तो उसका प्रभाव 50% से बिलो हो जाता है। बुध सबसे ज़्यादा अस्त होते हैं, तो जब कोई पर्टिकुलर डिग्री पे वो अस्त हो जाते हैं तो उसका प्रभाव कम होता है, उसमें कोई निगेटिव बात नहीं होती है। जैसे आपको जो फ्रीक्वेंसी 100 की मिल रही है वो 50-40 की मिलेगी। तो ये एक अस्त ग्रह का प्रॉब्लम है। तो कई बार लोग देखते हैं, अस्त ग्रह का तो आपने जिक्र किया, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत लोग किसी काम के लिए निकल रहे होते हैं दोपहर के समय में, या फिर सुबह की कोशिश होती है कि इस समय निकलेंगे, तो वो पेपर उठा के उसमें देखते हैं राहु काल कहाँ पर है। बिल्कुल। राहु काल का फर्क किस तरह से होता है? देखिए, राहु काल, मांगलिक योग, 7.5 ये सब एस्ट्रोलॉजी की कॉमन बातें हैं। राहु काल आपका 1.5-2 घंटे के लिए आ रहा है, और आप 2 घंटे में सामने वाले का टाइम आगे पीछे नहीं कर सकते। मान लिया राहु काल 7 बजे और आपने मुझे टाइम ही 3 बजे का दिया, तो राहु काल आएगा नहीं। तो वो सिर्फ लोग अपने खुशी और मान्यता के लिए देखते हैं, उसका प्रभाव नहीं। प्रभाव है, लेकिन आपका अभी जो बिजी शेड्यूल हमारा चल रहा है उसमें हम राहु काल में उसको मैच कर पाएंगे कि नहीं, ये एक दुर्लभ बात है। वही था कि उसको अगर मैच नहीं कर पाते तो ऑप्शन कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप गोचर देख लें, जैसे आपका चंद्रमा वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में, और आपके रोहिणी के एक दिन पहले आपने मीटिंग फिक्स कर ली और आप रोहिणी के जोन में उससे मिल रहे हैं, तो ये ट्रांजिट है, उससे 10 टाइम ज्यादा रिजल्ट देगा। क्योंकि राहु काल तो 2 बार रिपीट होगा, सुबह शाम। पर कई बार बाय डिफॉल्ट ऐसा भी देखा गया कि आपका मीटिंग का टाइम ही राहु काल में आ गया और राहु आपका बहुत अच्छा था, तो नेचुरल फ्लो में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। वो आपको क्योंकि अभी इतनी भाग दौड़ का समय है कि आपको कब सामने वाला मिलेगा और आप उसको कब मिलेंगे ये नहीं है। दूसरा, राहु काल को फायदा लेने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आप राहु काल में व्हाट्सअप कर दो पूरे, मेरा अच्छा समय 10 बजे का, मैंने अपने मैसेजेस भेज दिया, तो मैंने अपने बेहतरीन समय का फायदा टेक्नोलॉजी के टाइम मैनेजमेंट है पूरी तरह से, कैलकुलेशन। अच्छा दिन है, ब्रॉडकास्ट कर दो 10,000 मैसेजेस, आपका काम शुभ काम में हो गया। अच्छा, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मेरा तो चंद्रमा बहुत उच्च का 8th हाउस में, तो मैं सेकंड हाफ में ही ज्यादा काम करता हूँ। मेरे जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं 2 से 5 होते हैं, और फिर रात को हम लोगों का 7 to 11, 7 to 12 मैक्सिमम हाई ट्रैफिक का काम होता है। क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छा है तो मैं उसे पूरा इनकैश करना चाहता हूँ, और मंडे का दिन बहुत अच्छा है तो हम मंडे को वो काम ज़्यादा करते हैं। और फर्स्ट हाफ में वैसे भी हमारे काम नहीं होते, तो हम अपने पर्सनल, पेंडिंग और बैकएंड के काम कर लेते हैं। ऐसे करके शेड्यूल मैनेज हो जाता है। अच्छा अभिषेक जी, अब मैं कुछ सवाल वो पूछने वाली हूँ जो आम लहजे में आते हैं और लोग सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए। एक तो लोग 7.5 से बहुत प्रभावित है, हर कोई बता देता है कि आपके शनि की चाल चल रही है, 7.5 चल रही है। ऐसी स्थिति में घबराएं या फिर उपाय के लिए आपके पास आए?
देखिए ऐसा है, अवेयरनेस की अगर हम बात करें होता क्या है सबसे पहले वो 7.5 एक बहुत कॉमन चीज़ है। 7.5 साल सैटर्न के हैं तो वो सभी के लाइफ में आ रहे हैं, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है तो आपको 7.5 में बहुत फ़ायदा होगा। आपके जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, वक्री है, अष्टम में, तो उसमें आपको तकलीफें होगी। ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो आप 7.5 मंगल और राहु काल छोड़ के वो 200 बातों पे ध्यान दें जो किसी ने बताई नहीं है। गोचर है, ट्रांजिट है, अष्टम है, सूक्ष्म दशा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर आपको प्रॉब्लम्स लग रही है तो आप उसके तुरंत उपाय चालू कर दें। अच्छा, कुंडली जब हम बनाने के लिए जाते हैं तो बेसिकली कई सारे टर्म्स ऐसे हो जाते हैं कि कुंडली कई लोगों के पास बनी हुई होती नहीं है और बहुत एज निकल गई, 26-28 साल के हो गए, लेकिन अब कुंडली की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो तुरंत बनवाते हैं। तो क्या उस समय तक भी उस चीज़ का विश्लेषण हो पाता है जो कि जन्म के बाद बनी हुई कुंडली से होता है? हो जाता है, कोई बात नहीं। कुंडली कभी चेंज नहीं होती है। आपके नाम, डेट, टाइम, प्लेस से कुंडली बनती है। कई लोगों की ये समस्या होती है कि हमें तो पता ही नहीं हम कब हुए, तो उसमें भी रेक्टिफिकेशन ऑफ टाइम करके एक प्रोसेस होता है। जैसे आपने बोल दिया मैं 16 जून 2000 को हुई मेरा बर्थ, आपकी कुंडली बनेगी और आपकी कुंडली से कुछ सवाल पूछ के ये फिक्स्ड हो जाएगा कि आपका लग्न कौन सा है, आपके भाई बहन कितने। तो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलूँगा मैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ टाइम होता है। ऐसे हमारे पास रोज़ के मामले आते हैं कि डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है तो हम लोग उसको ढूंढ लेते हैं। 15 मिनट के अंदर आपको एग्जैक्ट लग्न 90% मिल जाएगा। लोगों को याद भी नहीं होता है कि किस समय नहीं होता है, पर हम सवाल वैसे पूछते हैं। अब आपको एग्जांपल दूंगा ऑडियंस को जी। अगर मैंने पूछा आपकी शादी कब हुई है, आपने बोला 32, तो मैं वो ग्रहों को 7वें घर में लाऊंगा जो डिले ऑफ मैरिज के। मंगल को तुरंत 7th में लाऊंगा मैं, आपका मैरिज डिले हो गया। फिर आपका प्रोफेशन क्या है, आपका 3rd हाउस क्या है, आपके भाई बहन क्या है, आपका वाणी स्थान कैसा है, आपकी हॉबीज़ क्या है। तो वो 3, 4, 5 सवालों में फिल्टर होते चले जाती है। उसके बाद आपकी एक बार कुंडली बन गई, फिर आपकी दशा, अंतरदशा और आपके प्रिकॉशंस, आपकी फेवरेट प्लैनेट्स, वो सब पता चल जाता है। अच्छा, किसी जन्म के साथ ही जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद में उसके ग्रह नक्षत्र सभी कुछ सेट हो जाता है, कुंडली भी बन जाती है, तो क्या परिवार के नक्षत्रों का, ग्रहों का भी प्रभाव उसकी ज़िंदगी पे या फिर उसके भविष्य पर पड़ता है? अगर उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो क्या उस पर वो इम्पैक्ट होगा? यहाँ पे ऐसा है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये शब्द कहना चाहूँगा कि सबकी कुंडली अलग अलग है। एक ही फैमिली में 6 लोग हैं, 6 की कुंडली अलग अलग रहेगी, किसी का किसी के प्रभाव नहीं पड़ता है। एक की तबीयत खराब होना तो उसी का कुंडली में खराब रहेगा, दूसरे का नहीं। लेकिन आप फैमिली से जुड़े हो तो आपको 15-20% का एक मिला जुला असर आ सकता है। कई फैमिली में एक जन ऐसा होता है जिसकी कुंडली में मेन रहता है, राजयोग रहता है, उसके भरोसे सब लोग चलते हैं, मतलब फ़ायदे होते रहते हैं। क्योंकि आप उनसे जुड़े हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदे हो सकते हैं, पर डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट ही होगा, क्योंकि सबकी कुंडलियाँ अलग अलग होती है। 3 भाई है, किसी की शादी नहीं हुई, उसका 7वां घर खराब है, किसी की अर्ली मैरिज हो गई, वो डिपेंड करता है। पर वो संभल के रहते हैं तो बैलेंस एक तरीके से। हाँ, अगर आपकी अवेयरनेस है तो आप उपाय कर लो, सॉल्यूशन कर लो। जब आप एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हो तो आपको कुंडली समझना और उपाय करना है, बहुत सिंपल तरीके से। तो आप इसमें मंगल, 7.5 और राहु काल को छोड़ के उन 200 बातों पे ध्यान दो जो और काम की है। इसको मैं उदाहरण दूंगा, एक होता है जंगल बाहर से देखना, एक होता है बफर जोन के अंदर जाके देखना। तो कुंडली के डिटेल्स में जाइए अंदर और देखिए कि क्या हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। इतने उपाय में समय लगाने से अच्छा अगर आपको एक प्लैनेट मिल जाए जिसकी दशा भी चल रही है और वो अच्छा है तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो जाए। अच्छा, ऐसे कुछ उपाय जो दैनिक दिनचर्या के जरिए आप कर सकते हैं? ये डिपेंड है, अपन कर सकते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई पूजा करता है। फ्रूट चैरिटी पे मैं ज़्यादा दूंगा कि आप खाना वाना बांट दो, नीडियन पुअर पर्सन की हेल्प करते रहो। ये आप करते रहिए कि 3rd पर्सन को कुछ ना कुछ देने से एक बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छा नेचर भी रहेगा। अभिषेक जी बताइए, क्योंकि 24 सालों का सफ़र आपका हो गया इस इंडस्ट्री में, शुरुआत जब आपने की थी और अब आप जब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, अब आप करंट सिचुएशन को देखते हैं इस तरह की, तो क्या परिवर्तन आपने पाया है इन 24 सालों में आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ, आपकी इंडस्ट्री से जुड़े हुए विषयों पर? अब ये पिछले 10 सालों में एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है। वर्ल्ड वाइड लोगों की मानसिकता तेज हो गई है, वो इस एस्ट्रोलॉजी का बेस और सहारा और गाइडेंस लेकर अपने आप को ठीक करने में लगे हैं। लोगों का ये मानना है कि जो लिखा है और जो कुंडली बोल रही है वो तो है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ भैया कुछ नहीं लिखा और ना वहाँ कोई पेन लेके बैठा था लिखने के लिए। सितारे अपनी लैंग्वेज में कुछ कहना चाहते हैं, हम डिकोड करके आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि स्टार्स क्या बोल रहे हैं। उन स्टार्स को समझ के अगर आपको बेनिफिट होता है तो लेना चाहिए। लेकिन इन 10 सालों में काफ़ी रुझान बढ़ा है, काफ़ी ऐप्स आ गए, काफ़ी सारे ऑनलाइन जो चीज़ें हो गई, टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि आप कभी भी किसी से फ़ोन पे कनेक्ट हो सकते हैं, वीडियो कॉल पे जा सकते हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए लोग ये कर रहे हैं। अगर लोगों को बेनिफिट नहीं होता तो शायद इसमें इतनी रैपिड ग्रोथ नहीं होती थी। उसके बाद समय के साथ चीज़ें बदल गई, जैसे पहले अंतर्देशी चलती थी, आज व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम आ गए। पहले के सवाल कुछ और थे, लोग पूछते थे मैं विदेश यात्रा पर जाऊँगा क्या, तो मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि 12,000 में रिटर्न टिकट है, आप ये सवाल ना पूछिए, कुछ और बड़ा पूछिए कि मैं फ्लैट ले पाऊँगा, बंगलो बना पाऊँगा। चीज़ें बदल गई है, फिर सब कुछ इजी हो गया है। अगर सही तरीके से सही चीज़ हो जाए, ऐप्स भी इतने ज़्यादा आ गए कि आपको कभी भी कुछ काम पड़े तो आप उस पर कंसल्टेशन कर सकते हैं। वैसे ही
लोगों को फ़ायदा हुआ, इसलिए इसकी चीज़ों में रुझान बढ़ा है। अच्छा, हमने एस्ट्रो सागा का कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया था और आप भी जुड़े हुए हैं उसके साथ में। इसके साथ जुड़ाव किस तरह से हुआ, क्योंकि जिस तरह से पुनीत पहल की गई है हर घर एस्ट्रोलॉजर, तो आप तक ये विचार और उसके बाद में आपका जुड़ना, किस तरह का सफ़र इसके साथ? इसमें ऐसा था कि एस्ट्रो सागा में टीचिंग भी होती है, कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं, और उन बेसिक चीज़ें, उन जो नीड होती है, हर घर में एक व्यक्ति थोड़ा सा जानकार हो जाए, अगर उसको ये पता चल जाए कि अवेयरनेस की बात है, ज्ञान की बात है कि साढ़े साथी क्या है, मांगलिक क्या, और कोई छोटे मोटे उपाय, तो उसे कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है। उसको पता है ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो उस चीज़ को लेकर पहल हुई, धीरे धीरे बड़े, अभी हम लोग एजुकेशन में भी है, कंसल्टिंग में भी, और काफ़ी सारी चीज़ों में, और मेन मोटो है लोगों तक पहुँचना और लोगों को इसकी अवेयरनेस देना और जानकारी देना। अब किस तरह से कर रहे हैं वो, अगर रूटीन, अगर एस्ट्रो सागा के साथ जुड़कर बताएं कि लोगों में अवेयरनेस भी पहुंचाना, जो लोग इच्छुक हैं। हमारे नंबर्स हैं, जिसकी जो भी समस्या परेशानी फ़ोन कर सकता है, हमारे ऑफिस में आ सकता है, और आपके साथ किसी को बातचीत करनी हो, विश्लेषण की, हमारा पूरा सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है, वहाँ पे नंबर है, वहाँ से उसको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और वो बात कर सकते हैं। अच्छा अभिषेक जी, क्योंकि काफ़ी सारी बातें आपसे की है, कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है 24 सालों के सफ़र का, जो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर अगर मैं नहीं होता तो परिस्थितियाँ उस इंसान के लिए, जो मेरा क्लाइंट है या फिर जो भी आपका उस समय रहा होगा, ज़रूरत जैसे होगी, उसकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत हो जाती है अगर आपने उसे कंसल्ट नहीं किया, प्रोवाइड नहीं कराई होती तो? देखिए, हमारे पास तो वही आदमी आता है 11th आवर पे जो कहीं ना कहीं फंस जाता है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने वाले वही लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई समस्या हो रही है और वो प्रॉब्लम्स में रह के उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे कई मामले समय समय पर आए, जैसे अभी कोई शादी करने जा रहा है, 7th हाउस में मंगल है और वो 21 एज में शादी करता है, तो हम कई बार उसको ये बता देते हैं कि आप अभी मत करो, आप 24 साल की बात करो, आप मांगलिक हो, आपके इसमें 2 मैरिज हो सकती है, प्रॉब्लमैटिक स्थिति हो सकती है। मांगलिक वाला कॉन्सेप्ट क्या है सर? मंगल का मतलब होता है डिले ऑफ मैरिज। अब अगर आप मांगलिक हो, आपकी शादी 27-28 के बाद होगी और आप 21 में लव मैरिज करने जा रहे हैं, 22 में कर रहे हैं, घर वाले के विरोध में जा रहे हैं, 2 परिवार एंटी है फिर भी कर रहे हैं, तो कल चल के जब कोई प्रॉब्लम खड़ा होगा, तो ऐसे कई मामले हुए हैं 2-4 जिसमें लड़का लड़की में माना नहीं, शादी हुई, 2 साल बाद डिवोर्स हो गया, लीगल मैटर्स हो गए, 3-4 साल तक तो कानूनी कार्रवाई चली और बाद में 28 के बाद उनकी शादी हुई, तो उन्हें अपने लाइफ का एक गोल्डन पीरियड वेस्ट कर दिया। कुछ केसेस में हमने जब बताया तो उन्होंने समझ लिए और अवेयरनेस के हिसाब से उसको सॉल्यूशन कर लिए, क्योंकि आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं पर उस व्यक्ति को उस बात पे अमल करना है या नहीं वो उसकी मर्जी होती है। अगर वो समझ जाएगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो आप नेचर से, समय से लड़ते रहेंगे, सितारों से लड़ते रहेंगे। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब एडवांसमेंट की तो हम बात कर रहे हैं, एआई की और तमाम सारी टेक्नोलॉजीज़ की, इसको किस तरह से देखते हैं अगले 5 साल के बाद या फिर अगले 10 साल के बाद इस क्षेत्र में और ज़्यादा विकसित होते हुए? इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात होगी अवेलेबिलिटी। पहले कोई दूसरे शहर में कोई एस्ट्रोलॉजर है और आप दिल्ली में बैठे और आपको कहीं और जाना है, बेंगलोर जाना है, हैदराबाद जाना, तो ये बहुत मुश्किल बात हो जाती थी। उसके बाद आप वहाँ जा रहे हैं, सामने वाला अवेलेबल है या नहीं। तो जैसे प्रैक्टो आने के डॉक्टरों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वैसे ऐप्स आने से लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। वो कभी भी अपने पर्सनल व्यक्ति से बात कर सकता है, ऐप पे आ सकता है, कंसल्टेशन ले सकता है, वीडियो कॉल है, वॉइस कॉल है, चैट है, हर प्रकार की सुविधा दी गई है ताकि जो भी व्यक्ति परेशानी में उसको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस समय पे तुरंत मिल जाए। अच्छा, एस्ट्रो सागा के ज़रिए वो लोग भी आपसे जुड़ते हैं जो चाहते हैं ज्योतिष के बारे में जानना, पढ़ना, कुछ बेसिक चाहते हैं, कुछ बहुत एडवांस चाहते हैं, तो जो करियर के पर्सपेक्टिव से है एस्ट्रोलॉजी, ये कितना डेवलप होता हुआ और ज़्यादा देख रहे हैं? क्योंकि अभी जब हम हर घर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो परिणाम आने वाले समय में कितने ज़्यादा सुखद होंगे इसके? देखिए, गाइडेंस की बात है, अवेयरनेस की बात है। अगर उस व्यक्ति को बहुत फ़ायदा हो रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से काम करेगा। दूसरा, अलग अलग सेगमेंट होते हैं। कोई सीखने आ रहा है तो हमारा एक वर्टिकल वो है कि हम कोर्सेज सिखा रहे हैं। कोई कंसल्ट करने आ रहा है तो वो एक अलग वर्टिकल है। किसी की और समस्या, तो अलग अलग वैरायटी है। कोई वास्तु के लिए आ रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी के लिए आ रहा है, किसी को जेमस्टोन पहनना है, किसी को मैच मेकिंग कराना है, किसी को शादी के समय की कुछ सवाल करना है। लेकिन करियर में बहुत तेज़ी से रुझान आ रहा है और हर बच्चे, उनके माँ बाप, पेरेंट्स से काउंसलिंग कराना चाहते हैं कि क्या करियर में उनके बच्चों के लिए आने वाला ज़िंदगी सुखद रहे। तो एस्ट्रो सागा काफ़ी सारी वैरायटीज़ लेकर है। हमारे पास अलग अलग सेगमेंट्स है, वर्टिकल्स है। कई लोगों को महीने में 4 बार बात करना कि हमारा ट्रांजिट कब जा रहा है, क्या जा रहा है, तो वो अलग सेगमेंट हो गया। कोई एक बार बात करके चले जाता है, कोई सीखना चाहता है, कोई काउंसलिंग लेना चाहता है, कोई टैरो पढ़ना चाहता है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी सर्विसेज हमारे पास हर प्रकार की अवेलेबल है और वो कैसे भी हमसे जुड़ सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, मैं तो ये कहूँगी, और जहाँ आप जैसे ज्ञानी लोग हो तो फिर चीज़ें और ज़्यादा निखर कर सामने आती है। अभिषेक जी, इतनी सारी बातें आपने की, बहुत मज़ा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस खास बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
तो ये थे हमारे साथ में सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सोनी जी, जिन्होंने तमाम सारे सवालों के खास तौर पर उन सवालों के जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे, ग्रह, सितारे, चाल, नक्षत्र किस तरह से प्रभाव करते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हमारे साथ में की। और अब ये उम्मीद तो है कम से कम कि आपके वो डाउट्स और वो सवाल तो क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अगर और भी ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो एस्ट्रो सागा के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ ऑप्शंस एस्ट्रोलॉजी के विषय के संबंध में या फिर आपकी जो जिज्ञासा है उसके संबंध में आपको आसानी से यहाँ पर अवेलेबल हो पाएंगे। तो आज हमने जाना सितारों के जरिए किस तरह से चाल रहती है, सितारों की करियर के हाल, आपके हाल और पूरा साल कैसा रहेगा, ये अभिषेक जी ने हमें बता दिया। अगले एपिसोड में फिर से होगी किसी से मुलाकात और एक नई शख्सियत के साथ करेंगे किसी एक नए विषय पर बात। अगर आप भी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पूछिए अपनी समस्या से जुड़े सवाल और साथ में जानिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले विशेष उपाय। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 7300064355 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। और भी मनोरंजक प्रोग्राम देखने के लिए अभी डाउनलोड करें फर्स्ट इंडिया प्लस OTT ऐप।